Dear student, you are most welcome at my channel सक्सेना सर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th के बायो के पीरियड के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्लास 11th बायो के पीरियड के लिए। तो हम आपको ये बता दें कि आपके पास किसी भी राइटर की किताब हो और आप उसमें से अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको तत्काल न्यू बुक्स मिले, ठीक है ना। और आप हमारे लेक्चर को अच्छी प्रकार समझने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, तभी आप अच्छे से समझ लेंगे और खेल खेल में बायो आप समझेंगे, ठीक। तो हम आपको बताएं कि पहला चैप्टर, चाहे वो एनसीईआरटी से लें, चाहे किसी भी अदर हेल्पिंग बुक से जो कि आपके पास अवेलेबल है, वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और उसका पहला चैप्टर होगा लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड, लिविंग वर्ड या जैविक संसार। हम आपको इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें कोई चीज ऐसी है ही नहीं कि जो आप समझ ना पाए। आप देख रहे होंगे लिविंग वर्ड यानी सजीवों का संसार। जो सजीव आपको दिखते हैं हमारे आपके बीच में, आप भी सजीव हैं और पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के जानवर, ये सब सजीव हैं, ठीक। तो इन सब का अध्ययन हम लिविंग वर्ड के अंतर्गत करेंगे और लिविंग वर्ड के स्टडी को ही हम बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताइए आप हमको। मैंने आपको बताया लिविंग वर्ड यानी आसपास की वे सभी चीजें जो कि आपको सजीव के रूप में दिखती हो या जो एक लिविंग एक्टिविटी करती हो। पौधे भी देखें, ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, ठीक। या फिर आप ग्रो, चाइल्ड ग्रो करता, बॉर्न करता है, बच्चे के जन्म के पश्चात ग्रो करता है, कंटिन्यू ग्रो, एडल्ट के बाद रिप्रोड्यूस करेगा। तमाम चीजें ऐसी करेंगी जो एक नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे कैरेक्टर जिनमें भी हैं वो सारे के सारे लिविंग बीइंग्स के रूप में जाने जाते हैं और इनकी स्टडी हम किसमें करेंगे? बायोलॉजी में। तो हम आपको बताएं कि जो टर्म बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी वर्ड को सबसे पहले 1802 में लैमार्क और ट्रेविरेनस, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। मेरी बात समझ आ गई? लैमार्क और ट्रेविरेनस ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1802 में बायोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया था। कोई दिक्कत नहीं? इतनी बात तो आप रट लिए होंगे, अभी तैयार हो गई होगी। हो सकता कुछ बच्चे इसमें जितने हैं इनमें से कुछ को पहले से मालूम हो, नहीं तो आज की डेट में ये आप याद रख लेंगे कि लैमार्क एंड ट्रेविरेनस एट फर्स्ट टाइम यूज वर्ड बायोलॉजी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? इन 1802। अब हम आपको ये बता दें कि इसी के अंदर ही हम सारी लिविंग बीइंग की स्टडी करते हैं। अब आपके अंदर ये बात उठ रही होगी कि व्हाई वी यूज टर्म बायोलॉजी, व्हाई वी यूज टर्म बायोलॉजी। कोई और भी टर्म इस्तेमाल कर सकते, कोई और भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन बायोलॉजी शब्द का ही प्रयोग सबसे पहले क्यों किया गया? दरअसल ये बायोलॉजी शब्द जो है ये लैटिन वर्ड से या ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस। क्लियर? बायोस प्लस लोगस। बायोस मीन्स होता है लिविंग बीइंग, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। क्लियर?
बायोस प्लस लॉगस, अर्थात लिविंग बीइंग की स्टडी ही बायोलॉजी के नाम से जानी जाती है। क्लियर हो गई? द टर्म बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड बायोस प्लस लॉगस। बायोस मीनिंग लिविंग बीइंग्स, लॉगस मीन्स स्टडी, और इन दोनों को ऐड कर दें तो वर्ड जो मिलेगा वो मिलेगा बायोलॉजी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसी लिए हम बायोलॉजी के अंतर्गत ही हम सारे लिविंग बीइंग की स्टडी करते हैं। ठीक? अब इसके बाद पार्ट ऑफ बायोलॉजी की हम बात करें कि पार्ट ऑफ बायोलॉजी का मतलब ये हुआ कि हम इस पूरे के पूरे बायोलॉजी वर्ड को मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं। बायोलॉजी वर्ड मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला कौन सा है? जूलॉजी। दूसरा कौन सा है? बॉटनी। क्लियर? These are the 2 main branches of biology. Number 1 zoology and number 2 botany. Clear? zoology की जब हम बात करते हैं तो हम आपको बता दें in this branch we use या we study only about animal. Clear? कोई दिक्कत नहीं। In zoology we study only about animals. All the activities of animals are studied in zoology. Clear? zoology को भी कहाँ से लिया? ये भी लैटिन वर्ड से लिया गया है। zoology को भी कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड। और ये भी 2 वर्ड थे, एक ज़ियोन JOION प्लस लॉगस। ज़ियोन मीन्स एनिमल, लॉगस मीन्स स्टडी। क्लियर? आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जूलॉजी भी लैटिन वर्ड से लिया गया है और ये लैटिन वर्ड थे ज़ूओन प्लस लॉगस। ज़ूओन मीन्स एनिमल्स, लॉगस मीन्स स्टडी। क्लियर? तो स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज जूलॉजी। क्लियर? और ये हम आपको बता दें कि सबसे पहले एरिस्टोटल ने यूज किया था, इसीलिए अरस्तु को हम फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं। दिस मीन्स एरिस्टोटल was considered as the father of zoology. ठीक? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है? बॉटनी। ये आपने देखा यहाँ पे, 1 नंबर तो हमने दे दिया जूलॉजी का और नंबर 2 बॉटनी का। अब बॉटनी में क्या होता है? इन दिस ब्रांच we study only about plants and their activity. जितने भी प्लांट हो, चाहे वो छोटे प्लांट हो बड़े प्लांट हो, ठीक, इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? बॉटनी में करते हैं। कोई दिक्कत? और टर्म बायोलॉजी का ये जो बॉटनी वर्ड है इसको भी लैटिन वर्ड से लिया गया है। ये एक्चुअली वर्ड बॉटनी का है बॉस्किन, BOSKIN, बॉस्किन वर्ड है। बॉस्किन का मतलब होता है, इसकी मीनिंग अगर हम बात कहें, टू ग्रेज और फीड, यानी भोजन के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज विच टाइप ऑफ मटेरियल एज आवर फूड, दे आर कॉल्ड एज प्लांट। यू नो, वी ऑल आर
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन दी प्लांट। क्लियर? आपने देखा होगा जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो हर्बीवोरस हो कार्निवोरस हो, वो सारे के सारे डिपेंड किसके ऊपर हैं? प्लांट के ऊपर। आपके मन में ये बात उठ रही होगी कि हर्बीवोरस तो बात समझ में आ रही कि ये सब पेड़ पौधे खाते हैं, उनके प्रोडक्ट खाते हैं, बट कार्निवोरस कैसे खाते हैं? बट कार्निवोरस आर आल्सो डिपेंड अपॉन द प्लांट। हाउ? कैसे? अब आप जरा इमेजिन कीजिए कि हम आपको जंगल में ले चलते हैं। जंगल में एक लायन है, शेर है। शेर क्या खाता है? तमाम एनिमल्स को खा लेता है। मान लीजिए हिरन को खाया उसने, डियर ने, लेकिन डियर क्या खाएगा? ग्रास खाएगा। अगर घास नहीं होगी तो हिरन तो मर जाएगा, तो शेर क्या खाएंगे? कुछ नहीं खा पाएंगे। इसका मतलब कि कार्निवोरस एनिमल्स आर आल्सो डिपेंड इनडायरेक्टली अपॉन द प्लांट। क्लियर हुआ? तो ये इतनी चीजें आपको मेन यहाँ तक थी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। पहली चीज, द बायोलॉजी वर्ड इज यूज्ड एट फर्स्ट टाइम बाय Lamarck and Treviranus in 1802. Due to this reason, Lamarck and Treviranus was called as the father of biology. Clear? Next, part of biology is divided into zoology and botany. Zoology means that branch of biology in which we study only about animals and their activity. Clear? Botany. Botany is that branch of biology in which we study only about plants. Clear? कोई दिक्कत नहीं। अब आप दोनों के बारे में हमने आपको बता भी दिया है कि बायोलॉजी के बारे में टर्म किसने इस्तेमाल किया था? लैमार्क, ट्रेविरेनस ने। जूलॉजी के फादर किसको कहते हैं? एरिस्टोटल। बॉटनी का जान लीजिए, थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस was the father of botany. Clear? थियोफ्रेस्टस is the father of botany. ये वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के जनक कहे जाते हैं, और एरिस्टोटल वो जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ये है एरिस्टोटल, ARISTO, एरिस्टोटल ना, एरिस्टोटल। क्लियर? एरिस्टोटल ये जो है किसके हैं? जूलॉजी के फादर। ये किसके हैं? बॉटनी। कोई दिक्कत नहीं। अब ये पॉइंट आपका खत्म हुआ। इसके बाद हम आपको जो मेन चीज है उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टर क्या होते हैं? लिविंग बीइंग के कुछ अपने कैरेक्टर हैं जिनके आधार पर आप उनको लिविंग बीइंग के रूप में जानेंगे। लिविंग बीइंग जिसमें लाइफ हो, और लाइफ के अपने कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे पहली चीज तो सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक? अभी हम बताते हैं आपको, एक एक का डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज। मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज। तीसरी चीज ग्रोथ। चौथी चीज रेस्पायरेशन। उसके बाद अगर हम अगला जाएंगे न्यूट्रिशन। उसके बाद और भी ले लें, एक्सक्रीशन। उसके बाद सेंसिटिविटी। उसके बाद रिप्रोडक्शन।
और ले लें लाइफ साइकिल। ये जो है ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं किसके बारे में, लिविंग बीइंग के बारे में। और लिविंग बीइंग इन्हीं से हम पहचानते हैं कि लिविंग बीइंग है या नहीं। सेलुलर स्ट्रक्चर पहली चीज समझिए। सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है? सेलुलर स्ट्रक्चर में जो बताया गया है कि ऑल द बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। जैसे आप ये देखते हैं इस रूम में ये दीवारें हैं, ये वाल है, ये वाल है, सब चारों तरफ दीवार है। कहीं भी आप आपके घर में जहाँ बैठे होंगे या आपका अपना क्लासरूम होगा उसकी दीवारें होंगी। दीवारें किससे बनी होती हैं? ईंटों से। तो ईंट के बिना क्या दीवार का निर्माण संभव है? नहीं। तो उसी प्रकार से जितने भी लिविंग बीइंग हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, उनमें सभी की जो बॉडी बनती है वो किससे बनती होती है? वो सेल से। इसीलिए हम कहते हैं ये इनका सेलुलर स्ट्रक्चर है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी भी नॉन लिविंग बीइंग्स वो सेल से नहीं बना होता है, वो पार्टिकल से बना होता है। क्लियर? दूसरी चीज मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबकी अपनी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज होती हैं। जैसे हम ही लोग हैं लिविंग बीइंग्स, हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, रिस्पायर करते हैं और फीडिंग भी करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, उत्सर्जन जिसे हम बोलते हैं। वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज बॉडी के अंदर होती रहती हैं और इन सभी एक्टिविटीज को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। खाना भी हम खाते हैं, स्टमक में जाने के बाद वो क्या होता है? डाइजेस्ट होता है, ठीक, ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी से हम क्या करते हैं? अपनी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, हम काम करने की ताकत को प्राप्त करते हैं। और इन सब को कंबाइंडली हम एक वर्ड में कहेंगे मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज। तो ये केवल लिविंग बीइंग्स में होती है, नॉन लिविंग बीइंग्स में नहीं होती है। ग्रोथ, हर लिविंग बीइंग में ग्रोथ होती है। आप चाहे प्लांट की बात करें, प्लांट भी सीड से जर्मिनेट करेगा। आप मिट्टी के अंदर सीड को बो देंगे, ये छोटा सा प्लांट निकलेगा, जर्मिनेट हो गया। अब इसके बाद बड़ा होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा? इसकी ब्रांचेस भी निकलेंगी और फिर बाद में इसमें फ्लावरिंग भी होगी। फ्लावरिंग समझते हैं? फूल लगने की प्रोसेस। और फूल लगने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं फ्लावरिंग। रेड पेन कहाँ गया भाई? चलो ठीक है, मैं ऐसे ही शो कर दे रहा हूँ आपको, दूसरे ग्रीन पेन से शो कर दे रहा हूँ। ये आप इसको रेड मान लेंगे, ये फ्लावरिंग हुई है, ठीक है। डिफरेंट कलर में हमने आपको शो कर दिया। क्या है ये? फ्लावरिंग हुई। यानी जो पेन जो प्लांट पहले सीड से जर्मिनेट हुआ था, छोटा सा था, नन्हा सा था, बड़ा हुआ, ब्रांचिंग हुई, इसमें स्टेम बना, लीव्स बनी, ब्रांच बनी, उसके बाद फ्लावरिंग हुई और फ्लावरिंग के बाद क्या होगी? फ्रूटिंग या फल लगेंगे। क्लियर? तो ये ग्रोथ हो रही है, इसीलिए इसको हम लिविंग बीइंग कहते हैं। आप अपने घर में देखिए, छोटा बच्चा पैदा होता है, छोटा सा बच्चा, न्यू बॉर्न चाइल्ड, वो ग्रो करेगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा, सब लोग गोद में खिलाते हैं, उसको अच्छा लगता है ना। उसका बच्चा और बड़ा हो, 5 साल का, 6 साल का खिलाएंगे, 7 साल, 8 साल का, तब गोद में लेके नहीं खिलाएंगे, ठीक। 9 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और बड़ा हो गया, तब गोद में लेके नहीं खिलाएंगे। लेकिन उसकी ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है, उसकी साइज बढ़ रही है, उसकी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। जब 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, शादी होगी, फिर उसके बाद उसके भी बच्चे होंगे और फिर एडल्ट हो गया, एडल्ट के बाद में फिर ओल्ड एज में जाएगा, ओल्ड एज में जाने के बाद फिर अंत में क्या होता है? वो व्यक्ति मर जाता है। कुल मिला के ये लाइफ साइकिल है, ठीक। तो ये सारी एक्टिविटीज ग्रोथ के अंतर्गत ही आ रही हैं और पूरी की पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है। ये इसमें होती है, सभी लिविंग बीइंग्स में होती है, नॉन लिविंग बीइंग्स में ऐसी चीजें नहीं होती।
क्लियर। न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन का मतलब क्या है? सांस लेना। हर जीवित चीज सांस लेती है। एवरी लिविंग थिंग्स कंटिन्यू रिस्पायर 24 आवर्स, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सारे के सारे रिस्पायर करते हैं। और इस रिस्पायरेशन में वे क्या करते हैं? वे ऑक्सीजन को लेते हैं। क्या करते हैं? O2 को लेते हैं और निकालने का काम किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। ऑक्सीजन चाहे हम हो चाहे प्लांट हो, दोनों रिस्पायरेशन की प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन। काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए फूड चाहिए। हर लिविंग बीइंग, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट्स हो, उन सबको फूड चाहिए। फूड चाहिए, बिना फूड के कोई काम नहीं। आज आप बैठे हैं यहाँ तो खाना पीना खा करके आए होंगे, ठीक है ना? और घर में भी जाएंगे तो खाना खाएंगे। मम्मी अगर आपको खाना ना दे तो आपका मूड ऑफ हो जाता है। ठीक, आपके अंदर वीकनेस आएगी, फिर कहेंगे हम नहीं काम करेंगे। ठीक, और अगर जबरन कोई काम कराए तो जबरन काम करते रहेंगे। यानी जो पहले से स्टोर्ड फूड मटेरियल है उस फूड को आप खाते रहेंगे, उस फूड को कंज्यूम करते रहेंगे और सारी एनर्जी में वेस्ट हो जाता है। और जब स्टोर्ड फूड मटेरियल बॉडी का खत्म हो जाता है तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी समाप्त होने लगती है। ये बात समझ आई? तो वर्किंग कैपेसिटी आपकी समाप्त हुई, फिर आपको फूड चाहिए। ये बात आपको एनिमल में समझ आ गई, प्लांट को भी चाहिए। अगर ये नहीं है कि प्लांट को फूड नहीं चाहिए, प्लांट को भी चाहिए। अब हमारे फूड और उनके फूड में अंतर होता है। हमारा फूड, मैंने अभी आपको बताया कि हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट ही फूड को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्लांट अपने फूड को कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से, सॉइल से लेते हैं। मिनरल्स और वाटर को कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। क्लियर? ओके। एग्जाम्पल के रूप में आपको बिस्किट दे दें, आप बिस्किट खा लेंगे, पानी पी लेंगे, यानी सॉलिड भी खाया, लिक्विड भी। चाय दे दें, नमकीन दे दें, नमकीन भी खा लेंगे, चाय भी पी लेंगे, सॉलिड लिक्विड दोनों लिया। बट प्लांट कैन नॉट गेन देयर फूड इन सॉलिड फॉर्म। आप खेतों में जाइए, 2-4 बोरी खाद रख दीजिए और 1 ड्रम पानी भर के रख दीजिए, तो ऐसा नहीं कि वो खाद लेकर पानी पी ले, ऐसा नहीं। जब आप डिजॉल्व करके उसे खेतों में डालेंगे या आप फर्टिलाइजर को छिड़क देंगे और उसके बाद पानी से सिंचाई कर देंगे तो फर्टिलाइजर डिजॉल्व हो जाएगी पानी में, और फिर उस डिजॉल्व कंडीशन को प्लांट्स अपनी रूट से एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्लियर? तो दोनों में गेन करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन चाहिए दोनों को ही। आप देखिए अपने गमले में लगाए हुए पौधे को आप सुबह से शाम तक पानी ना दें, आप सुबह दे दें, शाम को देंगे। ठीक, मान लीजिए आप 2 दिन पानी देना भूल गए, प्लांट विल्ट कर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, अर्थात उनको पानी नहीं मिला तो उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई। क्लियर? न्यूट्रिशन का काम खत्म। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन माने जो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज होती हैं उनमें तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। अगर हम उनको नहीं निकालेंगे तो वे एक तरह से पॉइजन का काम करते हैं बॉडी के लिए। अब ये प्लांट भी निकालते हैं, हम भी निकालते हैं, लेकिन दोनों के नाइट्रोजनस वेस्ट एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते हैं। हाँ, हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्लांट के लिए यूजफुल होते हैं, प्लांट के नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे लिए यूजफुल होते हैं। क्लियर? जैसे ह्यूमन बीइंग या जितने जानवर हैं, सारे के सारे लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एक्सेट्रा के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक, पानी पीते यूरिन के रूप में निकालते हैं, तो यूरिन से यूरिया निकलती है, वो यूरिया प्लांट के लिए यूजफुल होती है। एक्सेट्रा भी सड़ गल कर नष्ट हो जाता है और वो फर्टिलाइजर के रूप में काम होता है। क्लियर? आपने देखा गाय
भैंस, इन सब का जो गोबर होता है वो खाद के रूप में इस्तेमाल होता है ना। तो ये एनिमल के वेस्ट मटेरियल थे जिनको प्लांट यूज कर रहे हैं। और प्लांट के वेस्ट मटेरियल क्या है? प्लांट के वेस्ट मटेरियल में देखिए कुछ चीजें हम आपको बताएं, जैसे गम, गम समझते हैं? गोंद, ये गोंद खाया जाता है, ह्यूमन बीइंग खाते हैं। मेरी बात समझ आ रही? तो वो गोंद प्लांट का वेस्ट मटेरियल ही है जिसे हम निकालते हैं, लेकिन हम लोग उसका यूज करते हैं। ठीक, आप घरों में हींग होती होगी, हींग जानते हैं? ये हींग के प्लांट के लेटेक्स, यानी जो मिल्क समझ, प्लांट का दूध समझते हो? गूलर के, पाकड़ के, बरगद के पौधे को तोड़ने से दूध निकलता है। उस दूध को हम क्या बोलते हैं? लेटेक्स। बॉटनिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? लेटेक्स। उस लेटेक्स को ड्राई करके सुखा के हम हींग तैयार करते हैं। कहाँ से? हींग के प्लांट से निकलने वाले लेटेक्स को सुखा। ठीक, तो उनकी जो वेस्ट मटेरियल थी हमारे लिए यूजफुल, और हमारे लिए जो वेस्ट मटेरियल होते वो प्लांट के लिए यूजफुल। दी बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर, यानी वी आर डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड प्लांट्स आर डिपेंड ऑन अस। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। सेंसिटिविटी, आप सेंसिटिविटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्स करते हैं या अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। जैसे आप खड़े हैं, अचानक आपका हाथ किसी गर्म वस्तु पर पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? हाथ को झटक देंगे, हटा देंगे। लेकिन कोई पत्थर रखा है तो उस पर गर्मी लगे तो उसको कोई बिल्कुल फर्क। आप मार्केट गए हैं, धूप में खड़े हैं, धूप ज़्यादा तेज लग रही, छाया में आ जाएंगे, और छाया में आने के बाद ठंडी के समय में अगर आपको गर्मी का जो आवश्यकता पड़े तो आप धूप में जाकर बैठ जाते हैं। ठीक, तो गर्मी से, सर्दी से, या और भी बिजली का तार टच हो जाए, करंट मार के हटा लेगा, तो ये हो गई सेंसिटिविटी। इन सब चीज़ों के प्रति आप रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ नहीं करते। रिप्रोडक्शन, हर लिविंग बीइंग जैसी है अपने ही जैसी नई संतान उत्पन्न करने की क्षमता है। आम के पेड़ में जो फल लगते हैं उनसे बीज जो निकलते हैं उनको अगर हम जमीन पर न डाल दें उनसे नया आम का पेड़ निकलता है। जैसा आम का पेड़ था ठीक उसी प्रकार से नया आम का पेड़ निकला है। बात समझ में आ रही है? आम के पेड़ से निकलने वाले फलों के अंदर जो बीज है उसे आम का ही पेड़ निकलेगा। ठीक, महुआ से महुए के ही पेड़ निकलेंगे। इसी प्रकार से जितनी भी चीजें हैं, गेहूं जो निकलते हैं गेहूं के पेड़ से, अब उन गेहूं को बोएंगे फिर नए गेहूं के ही निकलेंगे। धान से नए धान के ही पेड़ निकलेंगे। ठीक, बैगन के पेड़ से जो बैगन निकलता है उसके बीजों को अगर बो दें फिर जो पेड़ निकलेगा बैगन का ही निकलेगा। यानी अपने जैसे, ये नहीं कि बैगन का बो दें तो टमाटर निकला है, ऐसा नहीं। जो है अपने जैसे, उसी प्रकार से एनिमल्स में जो जैसा है उससे वैसे ही लिविंग बीइंग्स तैयार होते हैं। जैसे मनुष्य से मनुष्य के ही बच्चे उत्पन्न होते हैं, गाय से गाय के ही बच्चे उत्पन्न होंगे, भैंस से भैंस के बच्चे, कुत्ते से कुत्ते के ही बच्चे, बिल्ली से बिल्ली के ही बच्चे। यानी रिप्रोडक्शन के द्वारा ये अपने ही समान संतान को उत्पन्न करते हैं। क्लियर? और लाइफ साइकिल लास्ट में यानी सारे के सारे प्लांट और एनिमल्स अपनी एक लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। पहले वे छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं, और बड़े हुए, फिर एडल्ट हुए, फिर रिप्रोडक्शन करेंगे, एट लास्ट में वो ओल्ड होकर फिर वो डाई अर्थात मर जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज किसमें होती हैं? लिविंग बीइंग्स में होती है। क्लियर? इन लक्षणों के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि कौन लिविंग बीइंग्स है, कौन नॉन लिविंग बीइंग। क्लियर? तो अब आप ये भी पहचान सकते होंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस, अगर डिफरेंशिएट आपको करने के लिए कहा जाए तो भी आप ये बोल देंगे कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग थिंग्स की बॉडी सेलुलर स्ट्रक्चर की होती है, नॉन लिविंग की बॉडी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है। लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज होती हैं, नॉन लिविंग में मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज नहीं होती हैं।
लिविंग में ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होती है। रिस्पायर करते हैं लिविंग, नॉन लिविंग रिस्पायर नहीं करते हैं। न्यूट्रिशन लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में न्यूट्रिशन नहीं होता है। एक्सप्रेशन लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में एक्सप्रेशन नहीं होता है। सेंसिटिविटी ओनली लिविंग बीइंग्स में, नॉन लिविंग में सेंसिटिविटी नहीं होती है। रिप्रोडक्शन लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लाइफ साइकिल लिविंग बीइंग में होती है और नॉन लिविंग की कोई अपनी लाइफ साइकिल नहीं होती है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, और अब हम नए वीडियो में आपको कुछ और नई चीज़ें बताएंगे। और वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।